और चलिए ओपीडी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ की इस ओपीडी में। जी नमस्कार। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, सबसे पहले बिल्कुल एकदम बेसिक सवाल से मैं इस ओपीडी की शुरुआत करना चाहूंगा। कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बीच में लोग परेशान बहुत हैं और खासतौर से वो पेशेंट सबसे ज्यादा इस सवाल को करते हैं जो कि कोविड से रिकवर हो चुके हैं। आमतौर पर रिकवर्ड हुए पेशेंट जो हैं उनको किस प्रकार का ख्याल रखना चाहिए और एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते आप उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस बात को बताएं। जी, पहले तो ये है कि जो कोविड से रिकवर किए हैं तो वो अपने को ये ध्यान रखें कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए उनको क्या रखना है, जैसे अभी मौसम बदल रहा है तो जो मौसम बदल रहा है इसमें सर्दी जुकाम होने के चांसेस बड़े कॉमन हो रहे हैं चेंज ऑफ वेदर से। तो अपने को चेंज ऑफ वेदर से बिल्कुल अपने को बचा के रखना है। दूसरे, जो पानी इस्तेमाल करें वो ठंडा, बिल्कुल फ्रिज का पानी तो कतई ना करें, गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। अपने खाने को में न्यूट्रिशियस चीजें लीजिए, जैसे विटामिन सी से रिच खाना, जो अपने सोर्स वाली, जैसे आपका नींबू है, संतरा है, ये इस तरीके के मौसमी फल लीजिए। उसके अलावा प्रोटीन बढ़ा के अपने उसमें चीजों में लीजिए, जैसे आपका दाल है, चना है, मटर है, जो भी जिस तरीके के अलग तरीके, या अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग ले सकते हैं और अपना ये मीट और फिश ले सकते हैं। तो इस तरीके का अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और अपने को किसी भी तरीके से बीमार ना होने दे, खासकर सर्दी जुकाम से। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज है कि रेगुलर आप योग और प्राणायाम का जो है अपनी मदद लीजिए और खुले में अपना जो है एक्सरसाइज जरूर करिए। अपने मानसिक और शारीरिक, जिसे कहते हैं स्वास्थ्य पे अपना विशेष ध्यान दीजिए। उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इस मौसम में सर्दी जुकाम से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है या आपको कोविड से संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशन, मान लीजिए खांसी आपको आ रही है, आपको लगातार लेथार्जीनेस बना हुआ है, फीवर बना हुआ है, और या आपको कुछ इस तरीके के अस्थमा टाइप की कुछ दिक्कत बनी हुई है, तो आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करें। उसमें लक्षणों के आधार पे बहुत सी दवाइयां उपलब्ध है जिनको आप लेते हैं, पेशेंट लेते हैं तो उनको आसानी से सफलता मिलती है। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, खासतौर से अभी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि केसेस तो जरूर कम हुए हैं लेकिन अभी भी कोविड का जो खतरा है लगातार बरकरार है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसको लेकर के अलर्ट कर चुका है। लोगों को आप इस समय क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, खासतौर से वो लोग जो कि अब इसको बहुत लाइटली लेने लगे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं? ऐसे लोगों के लिए एक डॉक्टर होने के नाते आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? मैं एक ही उनको सलाह दूंगा। मैं एक छोटा सा उनको एक परिदृश्य उनके दिमाग में जो है फिर से मैं जगाऊंगा। पहली लहर का हर किसी को याद है, पहली लहर के जाने के बाद लोगों ने कैसे सारे कोविड के प्रोटोकॉल को कैसे भुला दिया। जो उस समय कोई पर्टिकुलर टाइम में जो डर की वजह से, कोविड की बचाव के लोगों को डर की वजह से एक जो लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल को यूज करना शुरू कर दिया था, उसके जैसे ही वो लहर पहली वाली खत्म हुई, लोगों ने एकदम से जैसे गधे के सिर से सींग की तरह लोगों ने उसे गायब कर दिया। अब क्या हुआ, लोग भीड़ में जाने लगे, लोग पार्टीज में जाने लगे, लोग घूमने टहलने भी जाने लगे और मास्क को एकदम से किनारे कर दिया, हाथ भी मिलाने लगे, लोगों से गैदरिंग भी करने लगे। उस सब की वजह से ये दूसरी लहर आई है और दूसरी लहर क्या भयावहता रही और हमने, आपने, सबने, किसी ने अपने को खोया है या उससे तिल तिल के जूझते हुए देखा है। तो मैं इस भयावहता को लोगों को फिर से जगाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ये परिदृश्य कभी भी अपने आंखों से आप ओझल न होने दीजिए और इस परिदृश्य को बनाए रखिए। इससे डरिए नहीं लेकिन सतर्क रहिए। लगातार अभी भी भीड़ में कतई नहीं जाइए, हाथ को बार बार साबुन से धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, खांसते छींकते वक्त जो है टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करिए, उसको सही से डिस्पोज करिए, हाथ कतई न मिलाइए, गले कतई न मिलिए, पैर छूने में भी अगर आप पैर छूना पड़े दूर से आप पैर छूइए। ये सब चीजों का विशेष आप ध्यान रखिए, नहीं तो तीसरी लहर, जो अभी वैज्ञानिक लोग अंदाज लगा रहे कि तीसरी लहर आने को है और वो हो सकता है इससे भी बुरी लहर हो, तो वो लहर जो भी आए जाए, लेकिन हम आप कोविड के प्रोटोकॉल को बिल्कुल अपने जीवन में आत्मसात कर ले। अगर उसका हम पूरी तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो तीसरी लहर शायद न भी आए और आए भी तो हमारा आपका कुछ भी न बिगड़ पाए। डॉक्टर अनिल जी, खासतौर से एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा और लोगों के मन में भी ये बहुत सवाल है, जो लोग बड़े अवेयर हैं, एक तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के, डेल्टा वेरिएंट को लेकर के, कप्पा वेरिएंट को लेकर के, ये जो वेरिएंट हैं इस वायरस के,
लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उनको कहीं इफेक्ट कर जाए, या अगर वो इससे इफेक्टेड होंगे तो फिर उनका रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो पैनिक सी सिचुएशन बन रही, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा दर्शकों को इस विषय में समझाएं तो डेल्टा प्लस वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट कितना घातक है लोगों के लिए, और क्या इससे बचाव के लिए कुछ स्पेसिफिक अलग करने की जरूरत है, या वही कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है? दर्शकों को क्या बता सकते हैं आप, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी? दर्शकों को दिमाग में पहली बात तो ये है कि ये जो अलग अलग वायरस के वेरिएंट है, जैसे जमाने में एक राक्षस हुआ करता था तो उसके अलग अलग सिर हुआ करते थे, अलग अलग पैर हुआ करते थे, अलग अलग तरीके से नए नए रूप बदल के आता था। तो सेम ये वायरस अलग अलग स्ट्रेन के रूप में आता रहता, कभी डेल्टा वायरस, कभी अल्फा वायरस, अलग अलग तरीके का स्ट्रेन है। तो पब्लिक को इससे कोई भी पैनिक नहीं होना है। बिल्कुल वो कोई भी वेरिएंट होगा तो उससे बचने का जो तरीका है वो आज भी वही था, कल भी वही था। ठीक है कि आपको लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, मास्क भी डबल कोशिश करिए, डबल मास्क लगाइए, और उसके अलावा आप भीड़ में कतई नहीं जाइए। ठीक है, जो आपका वो प्रोटोकॉल था वो प्रोटोकॉल आपका हर वेरिएंट के लिए वही है। हाँ, एक अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग उनकी वैलेंसी है। जैसे अभी जो सेकंड वाले फेज में जो अभी आया है, हमारे सेकंड लहर में जो वायरस ने अटैक किया, उसने उसकी जो वेरिएंट की पहले वाले से चेंज होने की वजह से उसकी आक्रामकता इतनी ज्यादा थी कि लोगों को इतने ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ऑक्सीजन की डिमांड उनकी इतनी कम समय में इतनी जो उनकी पड़ गई, कम पड़ने लगी कि ऑक्सीजन ही कम पड़ने लगा। उसके अलावा उनकी फेटल रेट भी बढ़ गया। तो ये ऐसी स्थितियां बनेंगी, लेकिन इससे लोगों को पैनिक नहीं होना है। बस उनको एक ही गुरु मंत्र हर समय लेके जपते रहना है कि हमको कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से फॉलो करना है। और अभी भी कोविड गया नहीं है हमारे देश से, इसलिए हमको और अपने आप को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को बचाना है। तो कोविड प्रोटोकॉल जो मैं बार बार या सरकार बार बार अपने हर माध्यमों से बार बार जो रटा रही लोगों को, वो क्या है, उनको आप पूरी तरीके से फॉलो करें। इन वेरिएंट के लिए लेके आप किसी तरीके से परेशान न हो, पैनिक न हो, ये बिल्कुल उसकी तरफ आप ज्यादा दिमाग न दीजिए। बाकी आप अपने प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करते रहें। जी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, एक चीज़ और मैं आपसे इसमें जानना चाहूँगा, खासतौर से वैक्सीनेशन वाले पार्ट को लेकर के। लोगों का ये बड़ा एक जनरल सा क्वेश्चन रहता है कि वैक्सीनेट तो अब हालांकि लोग करवाने अपने आप को जा रहे हैं, लेकिन ख्याल किस बात का रखना है, और क्या अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन जो उनको पहले से है तो क्या वो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को वैक्सीनेट कराएं या फिर ना कराएं? क्या ख्याल रखना है अपने आप को वैक्सीनेशन या वैक्सीनेट करवाने से पहले, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, इस कोविड से बचने में जो कोविड के प्रोटोकॉल जो अभी बार बार जो रिपीट किए जा रहे हैं, वो तो उसके साथ साथ अगर एक और सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो है टीका। वो हम अब इसके लिए धन्यवाद देंगे अपने वैज्ञानिकों का कि इतने कम समय पे और इतने कम समय के अंदर इतनी भयानक बीमारी का इतना टीका इतना जल्दी इन्होंने इजाद किया, और इतना ज्यादा इफेक्टिव टीका इजाद किया, और कई उसके जो है टीके आए मार्केट में जो अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहे हैं। अब आती है बात कि क्या टीका से लोगों को किस तरीके से जो है, टीका के पहले क्या क्या उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए और टीका के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ठीक है, तो टीका के पहले उनको अपने खान पान में जो है अब थोड़ा सा पौष्टिक चीजें वगैरह ले, और टीका के लिए कोई ऐसा कोई, जैसे अगर वो लैक्टेटिंग मदर है या उसके पेट प्रेग्नेंट मदर है या उनको कैंसर है या किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है ना, 18 प्लस के उम्र के आप हैं तो आप बेहिचक जाइए, टीका लगवाइए। टीका से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपको एक बार कोरोना अगर हुआ है तो कोरोना के ठीक होने के 3 महीने बाद ही आप डोज लेंगे, अगर आपको फर्स्ट डोज लेनी है तो। और अगर आप फर्स्ट लगवा चुके हैं और आपको कोरोना हो गया है तो 3 महीने, रिकवरी के 3 महीने बाद ही आप सेकंड डोज लेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि टीके को लेके किसी भी तरीके की ये अफवाहों से आप बचें। लोगों के बीच में कुछ लोगों का अफवाह है कि इससे हमारा वो नपुंसकता आ जाएगी, इससे हमारी कई तरीके की बीमारियां हमको हो जाएंगी, या इससे हमारे कई तरीके की, जैसे ले लिया हमको तुरंत एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाएगा और हो सकता है मर जाए, ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक के पूरे रिपोर्ट में ये देखा गया है केवल एक डेथ हुई है जो रिपोर्टेड अभी तक इससे है। अब सोचिए इतने करोड़ टीके लग चुके, उसमें से एक डेथ कुछ नहीं होता। हाँ, लोगों को ये चीज जरूर जानना चाहिए कि टीका लगने के बाद 5 से 10% लोगों को बुखार आता है, जो एक सिंपल सा बुखार होता है। आप उस बुखार को ऐसे तुलना कर सकते हैं, जब आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को टीका लगवाने के लिए रूटीन के इम्यूनाइजेशन के लिए टीकाकरण केंद्र में जाते हैं, तो टीका लगने के बाद जो टीका लगाने वाली जो बहन जी होती है वो ये कहती है
कि आप अगर बच्चे को बुखार आए तो ये पैरासीटामोल की ये इतनी सिरप की डोज दे दीजिएगा बस, और अगर वो आती है तो, नहीं आती तो कोई बात ही नहीं। तो सेम इस टीके के साथ भी है। अगर आपको बाय द वे किसी को 5 से 10% लोगों को फीवर आता है तो वो फीवर का टैबलेट ले ले, 1 से 2 दिन में वो फीवर खत्म हो जाता है, किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। एक ही हो गया। टीका लगवाने के बाद ये अपने आप को न समझे कि मैं सुपरमैन हो गया कि मुझे अब कोरोना छू के जा नहीं सकता, बिल्कुल जा सकता है। आपके अंदर एंटीबॉडीज बनने में समय लगते हैं, उसके इसलिए आपको टीकाकरण के बाद भी जो कोविड के प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, हाथ बार बार साबुन से धोना और भीड़ से बचना, वो आप बाद में भी करते रहेंगे, तभी आपके टीके की इफेक्टिविटी आपको उसका पूरा लाभ उठाना। चलिए डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ये कीमती समय निकालने के लिए, और इतने जो सवाल थे दर्शकों के उनका जवाब भी देने के लिए। और इसी के साथ आज इंडिया न्यूज़ के ओपीडी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।